नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिर इस पे। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 2 सितंबर, ठीक है। और 2 सितंबर को फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो है, ठीक है। आपका एसएससी एमटीएस की महामैराथन का ये वीडियो है। तो जो लोग देख लेते हैं संभवतः यहाँ से जो आपके प्रश्न हैं आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी 1 सितंबर का भी पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि राजस्थान से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपको बनास या लूनी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बनास और लूनी जो नदी है वो दोस्तों आपका कहाँ से उद्गम होता है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान से उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नदियाँ जैसे कि चंबल है, माही है, नर्मदा है। तो इन नदियों की बात करेंगे तो इन नदियों का जो उद्गम है वो दोस्तों आपका कहाँ से होता है, तो आपका मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पवित्र नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी का। इसका जो उद्गम है दोस्तों ये कहाँ से होता है, तो इसको बता दिए। जो गंगा नदी है दोस्तों आपका 2 नदियों की मिल के बनती है। एक दोस्तों आपका कौन सा नदी है, तो एक आपका भागीरथी नदी है, एक दोस्तों आपका अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का दोस्तों संगम होता है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका देवप्रयाग एक जगह का नाम है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो देवप्रयाग में दोस्तों आपका क्या होता है, इन 2 नदियों का संगम होता है। ये 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, वहीं से दोस्तों आपका गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो ये आपका एक है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है शोरिखा नदी, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्राह्मणी। ये सभी नदियाँ हैं आपके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। इसके अलावा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियों की बात करेंगे हम लोग। देखिए बंगाल खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वह है दोस्तों आपका माही नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है और ताप्ती नदी, ठीक है। ये जो 3 नदियाँ हैं आपका कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके साथ ही साथ अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, तो अरब सागर में आपका एक है लूनी नदी, इसके अलावा साबरमती नदी, इसके अलावा माही नदी, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुवाड़ी, श्रावती, गंगेली, पेरियार, भरतपूजा, ये सभी नदियाँ हैं आपके अरब सागर में ही जाके गिरती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है आपका कि रिट लगाने संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो रिट लगाने का जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों वो आपसे पूछा गया है। तो रिट देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग रिट लगा सकते हैं और उच्च न्यायालय में दोस्तों 226 के अंतर्गत, ठीक है। तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत आपका सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। टोटल 5 प्रकार का रिट होता है, जो कि आपका एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे कि हॉर्बिस कॉर्पस कहते हैं, एक है आपका परमादेश जैसे कि मेंडामस कहते हैं, एक है उत्प्रेषण, इसके अलावा निषेधाज्ञा, इसके अलावा अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय आपका 226 के अंतर्गत, ठीक है। अगला है आपका कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के ऊना में हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2022 को बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी है। इसका जो लागत है आपका कितना है, तो 1900 करोड़ रुपए की अधिक लागत से इसको बनाया जाएगा। यह पार्क आपका एपीआई यानी कि दवा के चिकित्सक गुणों के लिए जिम्मेदार यौगिक आयात पर निर्भरता घटाने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि ई बाल निदान किस संस्था का ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। तो ई बाल निदान की बात करेंगे तो दोस्तों आपका NCPCR, ठीक है, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें आपका बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल बाल निदान को नया रूप दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्लासी का जो युद्ध है आपका किसके किसके मध्य में हुआ था, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध की बात करेंगे तो पहली बात तो ये हुआ कब था, तो ये आपका हुआ था 1757 ईस्वी में, ठीक है। डेट की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 23 जून को, ठीक है। 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। एक तरफ कौन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ की बात करेंगे तो कौन था, तो बंगाल के नवाब की सेना थी। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। लेकिन उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, या कहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला का एक आपका
मंत्री कहिए या दोस्त कहिए, जो भी कहिए, मीर जाफर था, ये रिश्तेदार कहिए, उसके विश्वासघात के चलते प्लासी का युद्ध है जो कि आपका सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि निर्मला और मानसरोवर उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आपका निर्मला और मानसरोवर उपन्यास है जो कि लिखा गया है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के मूल नाम की बात करेंगे तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम है। इसके अलावा इनके द्वारा अन्य लिखित उपन्यास की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो अन्य लिखित उपन्यास है गोदान है, कर्मभूमि है, गवन है, मानसरोवर है और लद्दाख है। ठीक है, ये सभी जो पुस्तकें हैं आपके उपन्यास है आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडमान और निकोबार का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका कितना है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका अंडमान और निकोबार का कुल क्षेत्रफल है। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपका 32 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 114 वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी का 492 है। दादर व नागर हवेली दमन दीव का आपका 603 है। दिल्ली का बात करेंगे तो 1,483 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करेंगे तो 8,249 है। जम्मू कश्मीर आपका 42,241 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख आपका 59,146 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो है पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो पल्लव की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी आपका कांचीपुरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कांचीपुरम हो जाएगा। इसके अलावा पल्लव वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो आपका दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसके संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु। ठीक है, तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। इसका जो अवधि है आपका 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और कांचीपुरम जो कि इसकी राजधानी थी ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए है जो कि जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ राजवंश है उनके राजधानी को देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक है हर्यक वंश। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी आपके राजगिरी थी, बाद में जाके इसका पाटलिपुत्र हो गया था। इसके अलावा शिशुनाग वंश की राजधानी की बात करेंगे तो राजगिरी या राजगीर दोनों सेम ही है। नंद वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र, लेकिन मौर्य वंश के प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो इसका भी प्रथम राजधानी आपका राजगिरी था या राजगीर था। ठीक है, इसके अलावा शुंग वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र था, बाद में आपका विदिशा हो गया था। तो ऑप्शन के अनुसार इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। कण्व वंश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र था। गुप्त वंश का भी पाटलिपुत्र था। इसके अलावा चोल वंश की बात करेंगे तो पुहार या तंजावुर इसका राजधानी था। सातवाहन वंश की बात करेंगे तो प्रतिस्थानपुरम या अमरावती दोनों में से कोई एक आपको क्लिक करना है जो ऑप्शन में दिया रहेगा। कुषाण वंश की बात करेंगे तो आपका पेशावर था, बगराम था, तक्षशिला था और आपका मथुरा था। पल्लव वंश का कांचीपुरम। चालुक्य वंश का आपका बदामी था। राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो मान्यखेड़ था। इसके अलावा कुषाण वंश का हो गया है, पल्लव का भी हो गया है। इसके अलावा उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, मगध। ठीक है, मगध की राजधानी की बात करेंगे तो आपका मगध यानी कि मौर्य वंश आपका कहाँ पर आया था तो मगध में ही था। उसकी राजधानी आपका राजगीर पहले था, लेकिन उदयन आपका एक शासक हुआ था जो कि आपका पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपका औद्योगिक नीति है जो कि संकल्प शुरू हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अनुसार उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लाइसेंस प्रणाली का सहारा लिया जो कि 1991 तक जारी रहा था। इसके अलावा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की बात करेंगे तो 1951 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका शुरू हुआ था 1956 ईस्वी में और चला था आपका 1961 ईस्वी तक। ठीक है, इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो दोस्तों आपका शुरू हुआ था 1951 ईस्वी में और चला था 1956 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना का जो संकल्पना है वो दोस्तों आपके तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसको देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 56 तक चला था। कृषि पर विकास इसका उद्देश्य था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। सेकेंड वाला का औद्योगिक विकास था। थर्ड पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा
आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। 5वीं का आपका कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना था। इसके बाद उद्योग और खाने को वरीयता दिया गई थी। इसके अलावा छठा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 7वीं का जो था वो आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना 7वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 8वां का मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो न्याय और समानता के साथ विकास करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आपका 2002 से 2007 तक चला था, जो अगले 10 वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी उसको दोगुना करना था। इसके अलावा 11वां पंचवर्षीय योजना आपका तेज और आर्थिक समावेशी विकास करना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 12 से 17 तक चला था और ये आपका भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला है। इसका जो उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपका रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, उसका राइट आंसर हो जाएंगी। रोजर फेडरर अब तक 20 ग्रैंड स्लैम मेंस टाइटल सिंगल का खिताब जीत चुके हैं। इसके अलावा जनवरी 2023 में बात करेंगे तो आपका भारत की जो स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थी सूची से संबंधित विषय से संबंधित आपका जो प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपका 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है। एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। पहले बात कर लेते हैं संघ सूची का। तो इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो दोस्तों आपको केंद्र यानी कि संसद को होता है। ठीक है, राज्य सूची की बात करेंगे तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है आपके राज्यों को होता है। इसके अलावा समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कानून बनाने का जो अधिकार है समवर्ती सूची पर वो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है जिसको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो संघ सूची में देखिए पहले जो संविधान जब आपका बना था, तैयार हुआ था, तो आपका 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो 100 विषय अभी वर्तमान में है। ठीक है, 3 विषय आपका बढ़ गया है, जिसमें जो मेन है आपका रक्षा है, सेना है, रेलवे है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, बंदरगाह, राजमार्ग, संचार इत्यादि जो विषय हैं आपके संघ सूची का है। राज्य सूची में पहले आपका 66 था, अब घट गया है, वर्तमान में 61 विषय हो गया है, जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सट्टा और जुआ, ये सभी आपके राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो आपके वर्तमान में 52 विषय हैं, जिसमें आपका शिक्षा है, वन है, ट्रेड यूनियन है, शादी है, दत्तक ग्रहण है, उत्तराधिकार है। ठीक है, तो ये सभी आपका जो विषय है आपका क्या है समवर्ती सूची के ही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, उसमें 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानित कर दिया गया था, जैसे कि शिक्षा, फॉरेस्ट, जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण, वजन और मापन, न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सभी जो विषय है आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, जब आप देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 तो आपके माइंड में क्या आता है? तो आपके माइंड में आता होगा फ्रेंड्स आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। तो मौलिक जो कर्तव्य है आपका कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही हमारे भारतीय संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय आपका 10 ही जोड़ा गया था, लेकिन आप वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका जोड़ा गया था 2002 में 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य का, तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा बात करेंगे आपका भाग की, तो भाग कहाँ पर है? तो भाग 4A में है। ठीक है, तो ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ विषय थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों आपका लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आपका कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में था। ठीक है, तो देखिए ये आपको बता दें, पहली बात तो ये स्टॉक मार्केट की एक नियामक संस्था है जिसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, सेबी अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो 30 जनवरी 1992 को यह मान्यता प्राप्त हो गया था। इसके अलावा मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर में इसका जो मुख्यालय आपका स्थित है। तो आपको मुंबई याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद आपको रखना ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है जो कि कब से कब तक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल है आपका 1206 से आपका 1210 तक। ठीक है, 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल था। ये आपका दिल्ली का पहला सुल्तान था गुलाम वंश का। इसके अलावा वो घुरिद प्रदेशों का प्रभारी था। बाद में मामलुक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया था। उसका शासनकाल 25 जून से 1206 से 1 दिसंबर 1210 तक था और उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार को चालू करने के लिए जाना जाता है। मामलुक वंश जिन्हें कि गुलाम वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था और उसका ही पहला शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कमला हैरिस हो जाएगी। ठीक है, कमला हैरिस एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर तथा भारतीय अफ्रीका मूल की है और कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का। तो ये वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन। जो बाइडेन दोस्तों आपके वर्तमान में क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला है कि भारत का गर्दन की जो हड्डी होता है उनमें से कौन सा ज्वाइंट होता है, यानी कि विच ज्वाइंट इज देयर इन द नेक बोन। ठीक है, तो पाइवट ज्वाइंट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो बिस्मार्क है वो आपका किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हु इज नॉन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ये भी बात है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ये भी बात है। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्हें भारत को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाया था और ये बारदोली सत्याग्रह से भी संबंधित हैं। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, इसी सत्याग्रह में दोस्तों यहाँ की जो महिलाएं थीं इन्हें आपके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब है जो कि किससे मिला है, यानी किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका खुशी पटेल। ठीक है, खुशी पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है जो कि किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश होगा या स्थापना होगा, यह आपका अनुच्छेद 2 कहता है। संसद संघ में कानून स्वीकार करके ऐसे नियम और शर्त पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा कि वो उचित समझती है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह आपका अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों और सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, यह आपका अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है, अगला है आपका कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित है जो कि किया जाएगा। ठीक है, तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे तो ये आपका भारत में आयोजित किया जाना है। 5 अक्टूबर से शुरू होगा, नवंबर तक ये आपका वर्ल्ड कप है जो कि चलेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत है जो कि आपका आंशिक रूप से वहाँ होस्ट किया था कौन कौन सा वर्ल्ड कप, 1987 का भी किया था, 1996 का किया था, 2011 का किया था। आंशिक रूप से करने का मतलब है कुछ मैच, 4 मैच, 5 मैच, इस प्रकार करके जो भारत है जो कि क्या किया है। जैसे कि मान लेते 2011 का वर्ल्ड कप का, 2011 का वर्ल्ड कप है जो कि भारत किया था, बांग्लादेश किया था, श्रीलंका संयुक्त मेजबानी में किया था, लेकिन इस बार जो भारत है आपका पूरा का पूरा मेजबानी ही करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैच भारत में ही होगा। इसके अलावा आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात करेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होना है। ठीक है, 10 से 26 फरवरी के बीच खेला गया था जो कि पहला ही आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप था। ठीक है, कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका रुद्र वीणा हो जाएगा। ठीक है, रुद्र वीणा से संबंधित है आपके असद अली खान। जन्म की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला है। कब मिला है तो 1977 ईस्वी में मिला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
पद्म विभूषण इनको मिला है 2008 ईस्वी में फ्रेंड्स। और आपका 1977 में क्या मिला है, तो 1977 में दोस्तों इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शुरुआत असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है वो आपका सतरिया हो जाना है। ठीक है, सतरिया दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा ये आपका क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कहाँ का है, तो ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो किसने इनको ये शुरू किया था, तो महान वैष्णव संत थे शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा मणिपुरी डांस का अगर फादर पूछ दिया जाए कि किसने शुरू किया है, तो गुरु विपिन सिंह हो जाएगा, है ना, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है कि मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सूर्य देव। ठीक है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा छठ पूजा की भी शुरुआत, छठ पूजा है उसमें भी आपका किसकी पूजा की जाती है, तो आपका सूर्य देव का ही पूजा किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि मणिपुरी नृत्य है जो कि किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपका राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग। ठीक है, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को आपका ये प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म से संबंधित आपका ये क्या है, मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि बृजभूषण जो कावड़ा है उनका संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो बृजभूषण कावड़ा का जो संबंध है आपका गिटार वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गिटार हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो जोधपुर राजस्थान से संबंधित ये प्रमुख व्यक्ति हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों आपका 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप है जो कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बन सकते हैं। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु, उसके अलावा 35 वर्ष की जो आयु है आपका राष्ट्रपति बनने के लिए भी किस क्या चाहिए, तो 35 वर्ष का ही आयु चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए दोस्तों आपका आयु कितना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु है आपका 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए या 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने का जो न्यूनतम आयु है वो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु तो हो ही गया 35 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल को क्या क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब जो आपका अर्हताएँ हैं आपके राज्यपाल बनने की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान का जनक है जो कि किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक की बात करेंगे तो अरस्तु को दोस्तों आपका जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें वनस्पति विज्ञान के जनक का, तो थियोफ्रेस्टस को आपका वनस्पति विज्ञान का जनक है जो कि किया जाता है। इसके अलावा आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक है लिनियस को कहा जाता है। अंतःस्राव विज्ञान के जनक के थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी है जैसे कि आधुनिक विकास के जनक या आपका चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। विकासशील परिस्थिति विज्ञान के जनक लेमार्क को कहा जाता है। तो ये सभी आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने किसानों के लिए सफल, ठीक है, सफल एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया है। सफल का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स होता है। ठीक है, यह आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा है जो कि शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, इसको भी आप याद रखने की जरूरत है। अगला है कि प्रथम भारतीय एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है, तो आपको बता दें लिएंडर पेस नाम है इनका, राइट आंसर हो जाएगा। 7 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक पदक जीतने वाले भी एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर पश्चिम में भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ है जो कि साझा करता है, तो राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, भारत है जो कि दुनिया के 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में आपका क्या है, पाकिस्तान है। इसके अलावा भी है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका
अफगानिस्तान है। इन सभी देशों के साथ है जो सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा किस देश के साथ करता है, तो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत, तकरीबन आपका 4000 कुछ, ठीक है। सबसे कम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे कम जो सीमा है वो आपका किसके साथ, तो सबसे कम सीमा आपका अफ़गानिस्तान के साथ करता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि मॉस है, मॉस, फ्यूनेरिया, मार्कोसिया, लेबर वाटर्स, हॉर्न वाटर्स किसके उदाहरण हैं, तो ये आपका ब्रायोफाइटा, तो आपका ब्रायोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो पौधे का शरीर तने की तरह जड़ जैसी और पत्ती जैसी संरचना दिखाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के भारतीय अंतिम जीवित सर्दी नर्तक कौन हैं जिन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मुथु कनमाल, ठीक है, मुथु कनमाल इसका राइट आंसर हो जाएगी ये, ठीक है। ये आपका 4 से 5 बार आपका SSC MTS में प्रश्न बन चुका है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के पत्नी का जो मकबरा है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो औरंगजेब के जो पत्नी का मकबरा का नाम है वो आपका बीबी का मकबरा कहा जाता है। उसका निर्माण औरंगजेब ने ही कराया था, ठीक है। कब कराया था, तो 17वीं शताब्दी में कराया था। स्थित कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी के नीचे जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर रोटेशन करती हैं तब कौन सी घटना होती है, तो भूकंप आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो एक अभिसारी प्लेट सीमा बनाती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विच सिटी इज़ नॉन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टी सिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है उसे टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक चाय के उत्पादन की बात करेंगे तो असम में होता है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक जो चाय है चीन में होता है, उसके अलावा सेकेंड स्थान पे अपना देश भारत है। सर्वाधिक कॉफ़ी की बात करेंगे तो आपका कर्नाटक में क्या होता है, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके अलावा भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो ट्रेडमार्क के तहत सुरक्षा प्राप्त करने वाली दार्जिलिंग जो चाय है दुनिया का एकमात्र चाय है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 है वो आपका डैश से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24 से फ्रेंड्स वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 24 था और ये दोनों जो आपका अनुच्छेद हैं आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगला है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक है जो कि कौन बना था, तो बिंदुसार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका मौर्य समाज का शासक बना था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मौर्य समाज का जो स्थापना है वो किसने किया था, तो आपका स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश की बात करेंगे तो भारत में 137 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें से जो आपका जो प्रमुख जो 3 सम्राट हैं जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था, सेकंड आपका बिंदुसार था, उसके बाद आपका अशोक आया था, ठीक है। तो ये 3 जो आपके सम्राट हैं वो आपका मौर्य समाज से संबंधित है और अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है, ठीक है। तो सबसे कम जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो आपका नागालैंड में दर्ज की गई है, नकारात्मक -0.5%, ठीक है। इसके अलावा सबसे उच्चतम दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो आपका मेघालय में दर्ज किया गया है। और भारत की बात करेंगे, भारत में कितना दशकीय वृद्धि दर है जो कि देखा गया है, तो 17.7% की वृद्धि आपका हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है कि खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है, तो राइट आंसर आपका 14 देवताएं हो जाएगा, ठीक है। खर्ची पूजा की बात करेंगे तो एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो कि भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका त्रिपुरा के लोगों के राजवंशों के 14 देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 प्रकार दिए रहेंगे, उसमें से एक आपका कजरी रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ऐसे तो हम कजरी ले लिए हैं। तो कजरी आपका छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये आपका यूपी का क्या है तो त्यौहार है या लोक नृत्य है, कोई भी कहिए, लोकगीत है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा अगला है कि अ सटेबुल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये सटेबुल बॉय जो पुस्तक है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, 1993 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक को लिखने में इन्हें 25 वर्ष का समय लगा था। इसके अलावा द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक उनकी कुछ उल्लेखनीय रचना है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बाबर ने काबुल पर अधिकार है कब किया था। 1504 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था और इसके परिणाम स्वरूप 1507 में बाबर ने पादशाह, ठीक है, पादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि है जो कि धारण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है जो कि जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका स्पेन हो जाना है, ठीक है। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब है जो कि अपने नाम किया था, ठीक है। अगला है कि अलमती जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो अलमती बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है तो उत्तर कर्नाटक में आपका स्थित है। 2005 में इसे पूरा किया गया था। ये एक आपका जल विद्युत परियोजना है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है कि कुश्ती चटाई जो होता है उसकी मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो 5 से 7 मीटर इसका राइट आंसर होता है। मैट की जो मोटाई होती है 5 से 7 मीटर के बीच होना चाहिए। इसके अलावा चौकोर आकार का मैट होता है, 12 × 12 मीटर का होता है। अष्टकोणीय आकार के मैट का जो व्यास होता है 15 मीटर होता है, ठीक है, होता है या होना चाहिए इसी के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो ज्वलनशील पदार्थ की बात करेंगे तो एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल के बाद आपका पेट्रोल आता है, पेट्रोल के बाद आपका तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आता है। ये सभी क्या है तो आपका एल्कोहल क्या है ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ की बात करेंगे तो वह पदार्थ होते हैं जो कि बहुत आसानी से आग है जो कि पकड़ लेते हैं, जिनका ज्वलन तापमान है जो कि बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगला है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है जो कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 की बात करेंगे तो मूल अधिकारों से असंगत व उन्हें कम करने वाली विद्या शून्य होगी, ये आपका इससे संबंधित है अनुच्छेद 13, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। तो 1861 की बात करेंगे तो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना आपका MG टर्नाडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है कि 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ था कि 1/3 आबादी है जो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो आपको बता दें 1770 के आसपास आपका बंगाल में अकाल आया था जिसमें आपका करोड़ों लोग की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना है। अगला है कि प्रसिद्ध व्यक्ति है गंगूबाई हंगल किस के साथ जुड़ा हुए हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति गंगूबाई जो हंगल है आपका संगीत से संबंधित है, संगीत राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में कर्नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। 1971 में पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा 1977 में आपका संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 96 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिला है। 2002 में आपका पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगला है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक जो योजना है उसका उद्घाटन है जो कि किसने किया है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है एडम एम्पल डैश के द्वारा बनाया गया है, वह डैश एक हिस्सा है, ठीक है। तो आपका थायराइड उपस्थि हो जाएगा। एडम एम्पल थायराइड उपस्थि है जो कि यह एक स्वर तंत्र का हिस्सा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थायराइड उपस्थि श्वास नली के ऊपर स्थित स्वर तंत्र का आंतरिक भाग है, यह पुरुषों में फैलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें तो इसे एडम एम्पल कहा जाता है। स्वर तंत्र का एक साउंड बॉक्स है जो कि स्वर तंत्री की मदद से ध्वनि कंपन पैदा करता है, ठीक है। अगला है कि दिल्ली में खिल्जी वंश ने लाल बालू पत्थर की कौन सी इमारत है, ठीक है। तो आपका अलाई का दरवाज़ा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अलाई का दरवाज़ा आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है इसका निर्माण कब हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। निर्माण काल 1311 ईस्वी में। उपयोग की बात करेंगे तो सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण है जो कि कराया गया है। अगला है कि लाल शैवाल वैज्ञानिक नाम क्या है लाल शैवाल का, तो लाल शैवाल का जो वैज्ञानिक नाम है आपका रेडोफाइटा है। ठीक है, लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम आपका रेडोफाइटा है और वे रेडोमाइसी वर्ग से संबंधित है। लाल शैवाल के 2 वर्ग होते हैं अर्थात फ्लोरोडोफाइसी और बेंगियोफाइसी। ठीक है, फ्लोरोडियोफाइसी और बेंगियोफाइसी दोनों में समुद्री और मीठे पानी के आवासों में 99% लाल शैवाल विविधता शामिल होती है। ठीक है, अगला है कि धन विधेयक पर राष्ट्रसभा है जो कि धन विधेयक पर राष्ट्रसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 14 दिन हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा केवल 14 दिन की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को जो कि रोक सकता है। धन विधेयक है जो कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है या जाता है और यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, अगला है बॉम्बे जयश्री किस प्रकार की गायिका है, तो बॉम्बे जयश्री हैं जो कि भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। कलकत्ता पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है और 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड है जो कि दिया गया है। अगला है कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो मोहिनीअट्टम केरल से इनका संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंथी नृत्य भारत के किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य रूप में से एक है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य में देखें तो आपका कर्मा नृत्य, शुआ नृत्य, पंथी नृत्य, गैरी नृत्य, हुल्की नृत्य, डंडारी नृत्य, गौड़ा नृत्य, सहडोल नृत्य, कक्षार नृत्य, मुड़िया, रावत, डोमकच, गौरमारिया, पंडवानी। ठीक है, ये सभी जो नृत्य हैं आपका छत्तीसगढ़ से ही संबंधित नृत्य हैं। ठीक है, अगला है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर की बात करेंगे तो ओम बिरला आपके वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, ये आपका बात करें कब से हैं तो 2019 से हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करेंगे तो ये कौन है, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे या जनरल सेक्रेटरी की तो उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, इसके अलावा सदन के नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वही सदन का नेता होता है। इसके अलावा डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपका नेदुन जेलियन रहेगा जो कि आपका पांड्य वंश से संबंधित है। पांड्य वंश की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में ऐतिहासिक तमिल राजवंश था। पांड्य साम्राज्य दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में चोल, चेर, पल्लव आदि जैसे अन्य राजवंशों के साथ सह-अस्तित्व में था जो कि अब तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। ठीक है, वंशों के प्रमुख शासक नेडियोन हैं, पल्ल सलामेडुकुमी है, इसके अलावा नेडू जेलियन है। ठीक है, इसके अलावा आपका है वेरीवर सेलिए कोरेके है। ये सभी आपके क्या है पांड्य वंश के शासक संबंधित है। अगला है कि कौन सा विदेशी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सारी संपत्ति दे दी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, तो सेल्यूकस ने किसे भेजा था, मेगास्थनीज को। तो सेल्यूकस ने क्या किया था कि इसे जो अपनी संपत्ति है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला है कि बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना है जो कि कब किया गया था, तो 1791 में किया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो जोनाथन डक्कन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना 1898 में किया गया था। द हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि नगर निगम और पंचायत का चुनाव है जो कि कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग और नगर पालिका और पंचायत चुनाव आयोजित करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम और पंचायत का जो चुनाव होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है।